राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल में साइंस और मैथ इन दोनों पोर्शन को लेकर देख रहे थे। तो हम लोग शुरुआत आपको साइंस से कराई है, जिसमें हमने आपको इसका पहले एक वीडियो डाल दिया है आपके लिए। पहले हमने आपको सिलेबस की वीडियो डाला, उसके बाद मैंने आपको पहला वीडियो डाला जिसमें साइंस के टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। डेली मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊँगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपके एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है। और ये जो आपका जूनियर एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। राठौर साइंस क्लास में आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए हमारा यहाँ क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार तथा त्वरण का। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए यहाँ द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है कौन सा? ये बल होता है। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? जब पीछे को उसका सर झुक रहा है तो इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला देखिए दिया है ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया स्थिरता का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा है जड़त्व अगुण और चौथा द्रव्यमान का संरक्षण। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गति का जड़त्व। क्या हो जाएगा सही आंसर? गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन 44 आएंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन है, क्यों? बर्फ चलना कठिन इसलिए है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आगे सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का डी आपका यहाँ पर आंसर से हो जाएगा कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। इस वजह से बर्फ पर चलना ज़्यादा कठिन है अपेक्षाकृत सड़क के। क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति कार में है जो विराम अवस्था में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से अधिक होगा, यह आर से कम होगा, यह आर के बराबर होगा और यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह आर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 45 का बी आंसर सही हो जाएगा, आर से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग बात करें क्वेश्चन 46 की दोस्तों। तो 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेल से अंशतः मतलब होता है कि कुछ खाली हुआ भाग, भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ होगा क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। परवलयी वक्र का आकार होगा। तो यहाँ आप देखिए आंसर नंबर 46 का कौन से हो जाएगा? यहाँ आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। परवलयी वक्र का आकार बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 आपको पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? किस सूत्र से हम लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको देखिए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए बराबर वी माइनस यू बटे टी, बी है ए बराबर यू प्लस वी टी, ए बराबर वी प्लस यू बटे टी और ऑप्शन नंबर डी है ए बराबर वी प्लस यू बटे टू। तो यहाँ देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग आपका क्या हो जाएगा? वी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा उसमें लगने वाला समय अंतराल, यही क्या हो जाएगा? त्वरण का सूत्र होता है। तो ये आपका क्या आंसर है? आपका आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आप क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है बुद्धगुप्त, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है वाराहमिहिर। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे? वाराहमिहिर। तो अब किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं या गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त ने ये बता दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने और जॉन एडम्स ने। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स न्यूटन ने या आइजैक न्यूटन। देखिए दो सेम यहाँ पे दिए हुए हैं, एक चार्ल्स न्यूटन है, दूसरा आइजैक न्यूटन है। बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, एडम्स भी नहीं होंगे। तो दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं यहाँ पे, चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन। तो बस जिसको सही नाम पता होगा वही बता पाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 49 का। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? अगर सीधा दिया है न्यूटन तो आप उस पर देख के इसे टिक मार देंगे क्या, तो ये सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50 सही हो जाएगा। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। उन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण सभी जगह समान कार्य करता है, जिसमें एक बल लगता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन 51 पे हम लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अब अंतरिक्ष यात्री जो, क्योंकि पहला है ऑप्शन गुरुत्व नहीं होता, दूसरा वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, तीसरा है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है और चौथा वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, वह किधर की ओर गिरेगा? जो चक्कर लगा रहा था देखिए किधर की ओर गिरेगा। आपने आइए आंसर, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान रहेगा और अधिक गति से गतिमान रहेगा। पूछ रहे कि अंतरिक्ष यान की बात करें, मतलब अंतरिक्ष में बात हो रही है। जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है, जब एक छोड़ेंगे अंतरिक्ष में तो जानते हैं कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। इसलिए जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो यह सेब क्या होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। ठीक है, जितने तेज से वो अंतरिक्ष यान चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती? इसका 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है कि वह शीर्ष भाग से पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्न स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर ही रहती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 53 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा कि जो तल से जाने वाली रेखा है वो कहाँ रहती है? वो अंदर तल के अंदर ही रहती है, इसलिए गुरुत्व केंद्र उसका बाहर नहीं जाता। जब गुरुत्व केंद्र बाहर नहीं जाएगा तो पीसा मीनार इसलिए गिर नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात हम लोग करेंगे दोस्तों कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच सूर्य की दूरी है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? कहने वाला भी यह कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो डबल हो जाती तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए देखिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। पहला है वह अब जितना है उसका दोगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग और अब जितना है उसका आधा भाग। तो यहाँ आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 54 का सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्यों आप जानते हैं F बराबर होता है G/m/e/m/r²। जब दोगुना हो जाएगा तो 1/r का मान क्या हो जाएगा? r के मान का 2 गुना कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो हो जाएगा यहाँ पर आप सही आंसर हो जाएगा 1/4 माने अब जितना है उसका चौथा भाग। यहाँ क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि यह जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऊपर से जब कोई वस्तु गिराई जाएगी तो उसका भार क्या होगा? शून्य होगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तनशील और सभी गलत हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भार में कोई कमी नहीं हो रही, भार की वजह से ही उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? देखिए एक लकड़ी है, दूसरा लोहा है और तीसरा मोम है। ये तीनों के टुकड़े क्या हैं? समान आकार के हैं। जब इसको हम समान आकार के टुकड़ों के ऊपर से गिराएंगे तो सबसे पहले कौन सा टुकड़ा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन अलग अलग हैं दोस्तों। पहला है लकड़ी,
दूसरा क्या है मोम, पहला है लकड़ी, ठीक, बी है मोम, सी लोहा और डी कह रहा है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि तीनों पे जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जी बराबर जो लगेगा यहाँ होगा क्या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से ही लगेगा, इसलिए सभी क्या होंगे साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे हम लोग। तो ये देखते हैं कि हवा में लोहे और लकड़ी, ठीक है, क्वेश्चन 50 कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 57 का सी सही हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्या हो गया, लकड़ी गेंद बाद में गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर क्या होगा, ये सर्वाधिक हो जाता है। ध्रुवों पर क्या हो जाता है, सर्वाधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। भारहीनता होती है, भारहीनता क्यों होती है। देखिए क्वेश्चन 59 कह रहा है, पहला गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में और ऊपरी में तो कोई नहीं। अगर निर्वात है, निर्वात में भी अगर कहीं गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो वहाँ भारहीनता नहीं होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो वस्तु का भार भी क्या होगा, घटेगा। ऊपरी में से कोई नहीं, आपको यह तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो बचाव के पास कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिति जब शून्य होती है तो भारहीनता का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा। तो सही आपको देखिए बस 4 ऑप्शन फिर दिए हैं। तो चारों ऑप्शन में पहला वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन सी है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और ऑप्शन डी है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या है, वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अचानक से बल शून्य हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जिस भार से, जिस ताकत से किसी वस्तु खींचता है वह ताकत या वह बल ही उस वस्तु का क्या होता है, भार कहलाता है। परंतु द्रव्यमान से यहाँ पे अंतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात हम लोग करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पे नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी का अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण के निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है और उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो यहाँ को सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव में से होता है जो प्राप्त होता है। अपकेंद्र बल कैसे प्राप्त होता है, तो जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से क्या होगा, अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर लें और साथ ही साथ रेड बटन आपको दिख रहे होगी जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और आपके एक लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ जाता है। हम उससे और भी अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 की बात करेंगे दोस्तों कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा है तो उसे अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो और समान वेग से नीचे आ रही हो। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जब लिफ्ट ऊपर की हो जाती है तो हमें अचानक से अपना भार अधिक महसूस होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोलक की कालावधि अर्थात टाइम पीरियड क्या होता है, जिसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो सही आंसर आप देखिए क्या हो जाएगा, या द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता ही है, गलत, द्रव्यमान को कभी नहीं निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 का बी सही हो जाएगा क्योंकि जो लोलक होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो उसके धागे की लंबाई पर
निर्भर करता है। धागा छोटा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, धागा लंबा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे दोस्तों। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मी में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण हो जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो आपका यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात जो धागा लगा हुआ होता है उसकी लंबाई में क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए वो सुस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदेल आवर्तकाल, अर्थात जब उसका जो आवर्तकाल होगा उस लड़की का वो खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में। क्यों चल सकती है तेज गति से? शीत ऋतु में क्या होता है, सभी वस्तुओं में कंडेंसेशन होता है। जब कंडेंसेशन और टेम्परेचर कम होगा तो जो लोलक की लंबाई वो कम हो जाएगी, जो लोलक की लंबाई कम होगी तो जो पेंडुलम होता है घड़ी का वो तीव्र से चलना शुरू कर देगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग मतलब होता है कि पृथ्वी की कक्षा से कोई उपग्रह किस वेग पे हो कि वो पृथ्वी कक्षा के बाहर निकल जाए। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से कोई उपग्रह पृथ्वी कक्षा से बाहर निकलेगा तभी वो बाहर निकल पाएगा, नहीं तो पृथ्वी कक्षा में ही ढूंढता रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। अब कह रहा है कि अंतरिक्ष में फेंक देगा कितने वेग से, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में क्या चल रहा है, 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ का 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि जब तक 11.5 किलोमीटर की स्पीड नहीं पकड़ेगा तब तो यह अंतरिक्ष के बाहर जा ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऐसा क्यों। तो आपका सही आंसर क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में हम लोग पहले ऑप्शन की बात करेंगे, वह पृथ्वी के निकट है, दूसरा यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तीसरा यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और चौथा है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मात्र मूल वेग से कम हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 का ऑप्शन नंबर डी, एज यूजुअल सबसे लंबा वाला अक्सर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। वर्षा की बूंद गोलाकार, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है। वर्षा की बूंद क्या होती है, गोलाकार आकृति के कारण उसका क्या है, द्रव की घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व बल। तो यहाँ 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव जो होता है वो वर्षा की बूंद को गोला कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती क्योंकि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, जल में पृष्ठ तनाव होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें क्या हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद हम लोग चलेंगे, बस नज़दीक पहुंच गए हैं, बहुत नज़दीक पहुंचे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके पास। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है और तेल का तल तनाव पानी से कम है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ये क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ और आपके लिए लेके आया हूँ, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएंगे। आज का टारगेट हमारा 50 लाइक का है, आप लोग हमारे सहयोग करें। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से बराबर होता है और वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें केशिकत एकमात्र कारण नहीं और भी कारण हो सकते हैं उस कार्य के घटित होने के लिए। तो पहला स्याही का सोखना, दूसरा भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तीसरा है सूती कपड़े
पर जल की बूंद का फैलना। और चौथा है पौधों की जड़ों से जल का निर्माण, जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि केवल केशिकत्व ही नहीं होता है, इसमें फोर्स, एडिशन फोर्स भी लगता है, जिससे और एडिशन फोर्स के बाद ट्रांसपायरेशन होता है, हवा की स्पीड भी होती है जो जल को ऊपर की ओर ले जाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल, वो बत्ती वाले स्टोव में ऊपर की ओर चढ़ता है, ऐसा क्यों? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला परासरण की वजह से, दूसरा विसरण की वजह से, तीसरा है पृष्ठ तनाव की वजह से, और चौथा जीव द्रव्य संकुचन की वजह से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 76 का सी सही हो जाएगा। क्यों? पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से जो बाती लगी होती है, बाती में पतले पतले जो धागे होते हैं, उसी धागे के द्वारा मिट्टी का तेल पृष्ठ तनाव की वजह से ऊपर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? जल कम ऊंचाई तक चढ़ रहा है और तरल क्या है? अधिक ऊंचाई तक चढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, और तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल के तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होगा, तभी वो ज्यादा फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, अब वायु बुलबुला जो ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा पर तस्लीम हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? 78 का ए, उसका आकार बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे हम लोग कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, वायु स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, और अत्यधिक भार के कारण। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु दाब में कमी का। जब वायु दाब में कमी होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो उसमें स्याही भरी है पेन से, वो स्याही बाहर निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 80, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक वर्क ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि क्वेश्चन नंबर 80, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, और पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 80 का आपको आंसर देना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, और इसे आप आंसर जरूर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में आके कि इसका सही आंसर क्या होगा। आज 4 ऑप्शन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन का सिद्धांत, तीसरा बर्नौली का सिद्धांत, और चौथा है पास्कल का सिद्धांत। तो दोस्तों कैसे रही आपके लिए ये वीडियो साइंस की, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर कर लें, जिससे हम, और साथ में सब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, नहीं तो आपको हमारे वीडियो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, नोटिफिकेशन उसका आपको नहीं मिल पाएगा। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, उम्मीद है आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।